everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम क्लास 10th का एसिड बेसिस सॉल्ट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने पार्ट 1 के बारे में बात करी थी। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, साथ में हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के लिए पढ़ा था, साथ में हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स से टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। अगर हम अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात करें तो यूनिवर्स नेम से ही पता लग रहा है कि ऐसे इंडिकेटर्स या ऐसा सोल्यूशन या पेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि हमें डिफरेंट पीएच रेंज में सेट करा होता है। अगर हम पेपर की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे पीएच रेंज सेट करके डिफरेंट कलर्स मिक्स करके वो एक इंडिकेटर बनाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और अगर हम इसको मल्टीपल एसिड्स, अगर हमारे पास काफ़ी सारे सोल्यूशन हैं, चाहे वो मल्टीपल एसिड्स हैं, मल्टीपल बेसिस हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रल सोल्यूशंस हैं, तो उन सभी सोल्यूशंस के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, या तो एक केमिकल फॉर्म में होगा, सोल्यूशन फॉर्म में, या इसकी पीएच के बारे में बात करेंगे। तो अ केमिकल सोल्यूशन और पेपर दैट शोज द पीएच लेवल ऑफ अ सब्सटेंस by changing its color, it is used to determine whether a substance is an acid, alkali, alkali का मतलब क्या होता है, बेस, और न्यूट्रल। या तो मेरा सोल्यूशन एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। अब सभी चीज़ों के बारे में अगर हमें पता करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिविजुअल बेसिस के इंडिकेटर्स यूज़ करने की बजाय हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। अगर हम पीएच रेंज के बारे में बात करें, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो पीएच पेपर होता है उसमें हमने काफ़ी सारी रेंज सेट करी होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हर कलर अपनी एक रेंज में लिमिट सेट किया होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा सोल्यूशन या तो एसिडिक है, या फिर बेसिक है, या हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल। अब अगर हम मान लेते हैं अगर हमारा 0 से 3 की रेंज में, अच्छा रेंज स्टार्ट करने से पहले पीएच हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको अभी ब्रीफ में बता देती हूँ। पीएच का मतलब होता है पोटेंस हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। हम ये रेंज जो है 0 to 14 लेवल तक मार्किंग्स करते हैं। अगर हम बात करें 0 to 7 मार्किंग तक हमारा मोस्टली एसिडिक मीडिया होता है। 0 to 6, 7 हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, एंड देन 7 ऑनवर्ड्स 14 तक हम बोलते हैं कि हमारा बेसिक मीडिया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम रेंज की बात करें तो 0 to 3 रेंज है। मान लो मेरा, अगर आपने कोई एक सोल्यूशन है, आपने उसको डिप किया और उसका कलर रेड आया, मीन्स आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर था, आपके पास एक सोल्यूशन था, आपने जब उसको डिप किया वो कलर रेड में मार्किंग आई है, तो मतलब उसका रेंज 0 से 3 के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा टाइप जो है हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यूनिवर्सल इंडिकेटर से सिर्फ हमें ये नहीं पता लगता कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, बल्कि हमें इससे ये भी पता लगता है कि मेरा जो सोल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस नहीं है तो क्या ये सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, राइट। अब अगर मान लो मेरा कलर का जो सोल्यूशन जो है वो ऑरेंज या येलो आ रहा है, हम मान लेते हैं इसकी रेंज है 4 to 6। 4 to 6 की रेंज में हमें कौन सा कलर मिलेगा, ऑरेंज या फिर येलो। तो हम उसको क्या बात करते हैं कि ये हमारा कैसा एसिड है, वीक एसिड। अब 7 जो कि मैंने आपको बताया है कि 7 जो होती है वो हमारी न्यूट्रल रेंज है। कलर विल बी ग्रीन, ग्रीन है तो हमारा टाइप कैसा होगा, न्यूट्रल। अब 8 to 11 है पीएच रेंज। अगेन हम बेसिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। कलर अगर ब्लू मिल रहा है तो अगेन वीक एल्कली, ठीक है। अब अगर हम 12 to 14 की बात करें, पर्पल या वॉयलेट कलर है, मीन्स स्ट्रॉन्ग एल्कली। अच्छा, आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी फ्रिक्वेंटली कि एल्कली हम यूज़ कर रहे हैं। एल्कलीज होते क्या हैं, देखो सभी एल्कलीज को हम बेस कह सकते हैं, बट हर बेस को आप एल्कली नहीं कह सकते, ये आपको याद रखना है। एल्कली का मतलब क्या होता है, अगर हम एल्कली की बात करें, एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो हमारे पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएं, मीन सब्सटेंसेस विच कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर 100%, राइट। तो अगर हम अपने एल्कली के बारे में बात करेंगे तो एल्कली हम क्या कहेंगे,
एल्कली अगर हम बोले तो हम बोलते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो, या फिर हम बोलेंगे, एक मिनट बेटा, लेट मी रब दिस बोर्ड। हाँ जी, कमिंग टू एल्कली अगेन, एल्कली की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्कली को हम बेस भी बोलते हैं, बट सभी बेसिस को आप एल्कली नहीं कह सकते हैं। हम बोलते हैं कि एल्कली क्या होता है, ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, 100% डिसॉल्व हो जाए, राइट। तो इस पे ना बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि भाई वाई, व्हाट आर एल्कलीज, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि आर ऑल बेसिस कंसिडर्ड एज एल्कली। तो अगर आप इसमें ये स्टेटमेंट पास हो रही है कि सारे बेसिस एल्कली हैं, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एल्कली है वो सारे एल्कली बेसिस हैं, बट हर बेस एल्कली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होते। सो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वैसे तो देखो 3 मार्कर में नहीं आएगा, अगर आएगा आपके 2 मार्क का ही क्वेश्चन बन सकता है, या बाइफर्केटेड फॉर्म में 1 मार्क में अवेलेबल होगा, राइट। सो आपको पता होना चाहिए हमारा एल्कली क्या है। एल्कली का आपको अगर हम बोले, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, dissolves in water easily, बट सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का टॉपिक पता लग गया है, प्लस आपको एल्कली के बारे में पता लग गया है। अब एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन आता है, कल हम एसिड और बेस के बारे में बात तो कर रहे थे, पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि हमें, अगर हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है, मान लो हमारे पास एक बीकर है, उसमें एसिड है, तो क्या हमें वाटर को एसिड में डालना चाहिए, या वाइस वर्सा कर दो, या फिर वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अभी कुछ देर में प्रोसीड करेंगे, बट उससे पहले हम एसिड और बेसिस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। आई होप टिल हियर आपको क्लियर है। अब हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। ऑल्फैक्टरी वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमें स्मेल और ओडर के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अगर हम बात करें, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होते हैं। एज वी ऑल नो, अगर हमें किसी भी चीज़ की स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, तो हमारा जो नोज़ है वो कितना स्ट्रॉन्गली उस स्मेल को कैप्चर करता है, राइट। अब अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्मेल और ओडर के बारे में हमें पता लगना चाहिए इसमें। अब स्मेल और ओडर कैसे, मान लो हमारे पास अनियन है, अगर किचन में अनियन पील्स रखे हुए हैं, या मम्मा ने अनियन कट किया है और पील अभी तक डस्टबिन में नहीं गिरे हैं, तो आप किचन में एंटर करते ही अगर आप जाओ तो आपको पता लगता है ना कि अनियन कटा हुआ है, अनियन की क्योंकि स्मेल आती है। वैसे ही अगर हम वेनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें, या अगर मम्मा केक बना रही हैं तो वेनीला एसेंस अगर हम डाल रहे हैं, मान लो वेनीला केक आपके घर में बन रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है, तो अगर वेनीला केक बन रहा है हमारे घर में, तो मम्मा क्या करेगी, हमारी वेनीला एसेंस डालेंगे। यस और नो। तो वेनीला एसेंस की खुशबू कितनी अच्छी होती है, ये आप सभी को पता है। तो अगर हम मान लो हमारे ये इंडिकेटर्स होते हैं, अनियन हो गया, हमारा वेनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, वेनीला एसेंस की बात करेंगे, तो ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से क्वेश्चन आता है कि अब हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से पता कैसे लगेगा कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है। कैसे बच्चे, अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं अनियन की, अगर हम अनियन की बात कर रहे हैं, अगर आप अनियन को, या फिर अगर हम बात करें वेनीला एक्सट्रैक्ट की, अगर इन दोनों को हम एसिड्स में डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, एसिड में, तो ये उस अपने स्मेल रिटेन करेगी। क्या करेगी, रिटेन्स दी स्मेल। क्या करेगी, रिटेन्स स्मेल। तो एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम वनीला डाल रहे हैं तो वनीला की खुशबू आती रहेगी, बाद में अगर हम अनियन डाल रहे हैं तो अनियन की स्मेल आती रहेगी, राइट। बट अगर हम बेस की बात करें, जब भी हम वनीला यूज़ कर रहे हैं या अनियन यूज़ कर रहे हैं हमारे बेसिक सोल्यूशन में, तो वो इनकी स्मेल को लूज़ कर देगा, तो उसमें रिटेनिंग ऑफ स्मेल इज़ नॉट देयर। कई बार सी आपकी एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं है, आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताया ज़रूर है, आपको उनके बारे में ये बताया कि स्मेल और ओडर तक मेंशन्ड है, आपको वनीला एक्सट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अनियन के बारे में बात कर रहे हैं,
बट आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक सोल्यूशन है तो भाई हमारी स्मेल रिटेन होएगी, बट अगर हमारा बेसिक सोल्यूशन है और अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो वो अपनी स्मेल को लूज आउट कर देंगे, राइट। अब बेटा एक और चीज़ है, नेचुरल इंडिकेटर्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमने अभी टर्मेरिक का किया है। इवन मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, शॉर्ट वीडियो है, जिसमें मैंने टर्मेरिक का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है। मैंने क्या करा है, हमने टर्मेरिक लिया है, आपको पता है कि टर्मेरिक को आप पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो येलो कलर हो जाएगा, राइट। एंड बीइंग द नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक क्या है हमारा, नेचुरल इंडिकेटर है। अब अगर उसमें हम डिटर्जेंट डालेंगे, डिटर्जेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म है, डिटर्जेंट ऐड करेंगे तो आपको पता था कि अगर हमारा सोल्यूशन बेसिक है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड कलर। तो उसे आप जाके एक्सपेरिमेंट में बल्कि देख भी सकते हैं, इवन मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे सिलेबस में, उसका टेबल मैं आपको इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी, तो यू कैन सी। अगर हम फ्लावर्स के बारे में, हाइड्रेंजिया हो गया, ठीक है, टर्मेरिक तो मैंने आपको कल ही बता दिया, तो और भी सारे भाई हमारे एसिडिक सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में क्या कलर चेंज है वो आप देख सकते हैं, राइट। वैसे तो अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 40% चांसेस हैं कि ये उसमें से क्वेश्चन आ जाए, बट हमें चांस भी क्यों लेना है, सो वो मैं एक टेबल आपको अटैच कर दूंगी साथ में। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टू द बेसिसिटी एंड द एसिडिटी। हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज करी थी कल, यस। अब बेसिसिटी, अगर हम क्लासिफिकेशंस करें एसिड्स की या बेस की, एसिड्स की हमेशा बेसिसिटी निकलती है, और अगर हम एसिड्स की बात करें उनकी हमेशा एसिड्स की अगर हम बात करें तो बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे, और बेस की हमेशा हम एसिडिटी निकालेंगे, राइट। नाउ बेसिसिटी ऑफ एसिड, it is the number of hydronium ions that can be produced by the ionization of one molecule of it in its aqueous solution। अगर मेरे पास कोई aqueous solution है, उसमें मैं एसिड डाल रही हूँ, अगर मेरे हाइड्रोजन आयंस की तो डिसोसिएशन हो ही रही है, अब मुझे देखना है कि मेरे कितने हाइड्रोनियम आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। नाउ आई हैव टू सी दैट हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अगर एक हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होगा तो वो मोनोबेसिक होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 3 टाइप की बेसिसिटी होती है, मोनोबेसिक, डाईबेसिक और ट्राईबेसिक। मोनोबेसिक की बात करें तो मोनोबेसिक में हम क्या बोलेंगे, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। अगर एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है मेरे एक्वस सोल्यूशन में तो वो मोनोबेसिक है, अगर मेरे 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो डाईबेसिक है, और अगर 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राईबेसिक। तो आपको मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक के अगर हम एग्जांपल लें, मान लो हमारे पास HCl है, ठीक है। जब HCl को डिसोसिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलेगा। तो ये जो मिनरल एसिड है, ये जो HCl है हमारा, इसमें एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, यस और नो। तो अगर एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब ये एक मोनोबेसिक एसिड है। डाईबेसिक में बात करें अगर हम H2SO4 की लें तो H2SO4 में ये दोनों हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाएंगे, तो ये डाईबेसिक है। अब H3PO4 जो कि मैंने आपको बताया था कैसा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। किस टाइप का एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोनियम आयंस रिलीज होंगे, 3। तो ये कैसा एसिड है, ट्राईबेसिक। तो ये पेपर में आपको कई बार वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज दैट मोनोबेसिक क्या होता है, डाईबेसिक और ट्राईबेसिक क्या होता है। तो ये थी हमारी बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अब अगर हम बेस के पे आए, बेस की एसिडिटी के बारे में बात करें, अगेन सेम है। देखो बेसिस में एसिड्स में हम हाइड्रोनियम आयंस के बारे में बात करते हैं, बट बेसिस में हम हाइड्रोक्साइड आयंस के बारे में बात करेंगे। वही सेम मोनो एसिड, डाई एसिड एंड ट्राई एसिड। मोनो एसिड में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा मोनो मीन्स 1, अगर एक हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है तो वो मोनो है। डाई एसिड में अगर 2 OH आयंस निकल रहे हैं। ट्राई एसिड क्या होगा, अगर 3 OH आयंस निकल रहे हैं, राइट। सो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। बेटा बिल्कुल सेम है, बस फर्क कितना है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस का। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ इट गिव्स ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। यहाँ तक क्लियर है।
अब हम कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करेंगे। कंसंट्रेटेड वर्ड से हमें पता लग रहा है, कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें हमारा एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो और वाटर की जो कंसंट्रेशन है अमाउंट वो कम होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड्स कैसे एसिड्स होंगे हमारे, जिसमें हमारा एसिडिक कंटेंट या एसिडिक मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन इज मोर एज कंपेरेटिव टू द वाटर। भाई हमारा पानी का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा और एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। फिर अगर हम डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड में हम बोलते हैं कि पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बट एसिडिक कंटेंट जो है, एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी। अब क्वेश्चन आता है, वेरी फेमस क्वेश्चन, बोर्ड में आ जाता है, रीजनिंग में आ जाएगा, एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड। आपको पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए या फिर एसिड के अंदर पानी डालना चाहिए। अब पहला सिचुएशन देख लेते हैं हम। इन फर्स्ट सिचुएशन हम पानी ऐड कर रहे हैं एसिड में। अब बेटा एसिड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चैप्टर 1 में मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया हुआ। एक्सोथर्मिक मीन्स एवोल्यूशन ऑफ द हीट। ऐसी रिएक्शंस जब आपस में रिएक्ट करके हमारे प्रोडक्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे बट साथ में हीट इवॉल्व हो रही है, उन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम वाटर को एसिड में मिक्स कर रहे हैं तो भाई हमारा देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और जो एसिडिक कंटेंट है ऑफ कोर्स अगर हीट इवॉल्व होएगी वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और आप एकदम से अगर आप वाटर डालोगे तो वो क्या होगा, वेपर्स तो कन्वर्ट होएगा ही होएगा बट कुछ अमाउंट का जो एसिड है वो आपके बीकर से स्पिल आउट हो जाएगा और अगर स्पिल आउट होगा तो इस केस में क्या होगा, आपकी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, बर्निंग क्रिएट कर सकते हैं और ये आपकी जो अगर चोट लगने के जो चांसेस वो डिपेंड करते हैं कि आपने एसिड और वाटर का कंसंट्रेशन कितना लिया। अगर आपके पास एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप एकदम से बीकर में से या मग से पानी डाल रहे हो, ऑफ कोर्स वो आपको बहुत एक्सटेंट रेट तक आपको हार्म करेगा, राइट। बट कभी भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी हमने वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना है बट हाँ हम वाटर सोल्यूशन के अंदर धीरे धीरे अगर आप एसिड डालोगे स्टरर के हेल्प से तो ना तो इंजरी के चांसेस होंगे, ना कोई बर्निंग होगी स्किन पे, कोई लेजन्स नहीं होंगे, प्लस इट इज़ अ सेफ प्रैक्टिस, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या डालना है, पानी के अंदर हमेशा एसिड डलेगा ना कि एसिड के अंदर वाटर। सो ये क्या है, हमारा रॉन्ग प्रोसीजर है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई एसिड को पानी में डालेंगे कि वाटर को एसिड में, तो करेक्ट आंसर विल बी वाटर। एक मिनट, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एसिड टू वाटर। क्या होगा आपका, एसिड टू वाटर। भाई हमने अपने पानी में एसिड ही डालना है, क्यों, और एकदम से ऐसे नहीं करना कि एसिड लिया और सीधा डाल दिया, नो, धीरे धीरे आप एसिड डालोगे स्टरर के हेल्प से। ओके, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तो ना तो हमें इंजरी होगी एंड इट विल बी सेफ फॉर अस। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं वो समझ आ गया, फिर आपको डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं वो समझ आ गया होगा। देन हमारा एसिड में पानी डालना चाहिए कि भाई पानी के अंदर एसिड्स डालना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आता ही आता है, राइट। आप कुछ नेम्स ऑफ एसिड्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब उनका सोर्स हम बात करेंगे। ये बेटा आपके पेपर में फॉर श्योर क्वेश्चन है जो कि आएगा ही आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम पहले लैक्टिक एसिड की बात करें, ठीक है, दिस इज द एसिड ओनली। तो अब लैक्टिक एसिड हमें मिलता कहाँ से है, या तो हमें बेटा मिल्क से मिलेगा, या फिर अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होगा या फिर कर्ड में प्रेजेंट होगा, राइट। अब अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, या तो हमारा ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में प्रेजेंट है, यस, या तो हमारा स्पिनच में प्रेजेंट होगा, या हम बोल सकते हैं टोमेटोज, किस में बोलेंगे, टोमेटोज, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड है वो किन कहाँ से हमें मिलता है, आइदर फ्रॉम द स्पिनच और फ्रॉम दी टमाटोज। सिट्रिक एसिड खट्टा होता है, ठीक है, तो खट्टे से कौन कौन सी चीज़ें खट्टी हैं, या तो लेमन हो गया, या फिर हमारा कौन सा हो गया, ऑरेंजेस, राइट, या तो लेमन होगा या फिर ऑरेंजेस। अब मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड जो है वो हमारा एप्पल्स में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, एप्पल्स में। टारटेरिक एसिड की बात करें तो ये हमारा टैमरिंड में प्रेजेंट है। टैमरिंड का मतलब क्या होता है, इमली,
इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इमली। तो हमारा टार्टेरिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, इमली में, ठीक है। टैमरिंड, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड आपने वास्प पता है या एंट का जो स्टिंग है, जनरली जब वास्प आके हमें काटती है तो उसके नेटल में ना एक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब वो हमें कट करती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन हमें फील होता है। कई बार बेयर हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो एंट के स्टिंग में या नेटल में या वास्प के नेटल की बात करें तो उनमें एक मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक, और उसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन मिलती है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है हमारा, एंट स्टिंग, ठीक है। आप लिख सकते हो एंट्स के स्टिंग में प्रेजेंट हो गया। एसिटिक एसिड, अगेन इट्स अ वीक एसिड, तो एसिटिक एसिड हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ से मिलता है, विनेगर। एस्कॉर्बिक एसिड, अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला हम सब खाते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, आंवला में, ठीक है, गॉट इट। अब हमारी बॉडीली ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें, जस्ट जनरल नॉलेज, अगर हम अपनी बॉडी ग्रोथ की बात करें, हेयर की ग्रोथ की बात करें, या नेल हेल्थ अच्छी हो, तो उसके लिए बोला जाता है कि आंवला इज़ वेरी गुड फॉर दी हेल्थ बिकॉज उसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि हमारी हेल्थ को नरिश करता है, ठीक है। ये तो बच्चे हमारा था एसिड्स के बारे में। अब जो है मोस्टली हमारा एसिड्स के बारे में हो गया, बेस की प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत नॉलेजेबल पोर्शन था, दैट वी हैव कवर्ड। इवन इंडिकेटर्स ऑल्सो, ऑल्फैक्टरी वी हैव डन, और साथ में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पढ़ा है। अब जो है मैं एक टेबल अटैच कर रही हूँ नेचुरल इंडिकेटर का, वो आप देख सकते हो, लर्न कर लेना उन्हें। प्लस हम जो नेक्स्ट क्लास में अब प्रॉपरली हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारे जो केमिकल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हमारा एसिड्स है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट्स हैं या बेसिस जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम पार्ट 3 में नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। तब तक यू हैव टू डू दिस, ओके। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स आगे कवर करेंगे। तब तक प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।